गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लास्ट लेक्चर में ले रहा हूं ड्यूअल नेचर का, और आज के लेक्चर में मैं एक टॉपिक डिस्कस करूंगा। वो बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्लास 12 का। इस चैप्टर का नाम ही हम शुरू में पढ़ा था ड्यूअल नेचर। अभी तक ड्यूअल नेचर जैसी बात कोई नहीं आई थी। अभी तक सिर्फ चल रहा था टॉपिक कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन आज के टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। ठीक है, ऑफलाइन के बच्चे भी बैठे हुए हैं, आप लोग वीडियो जो बन रही है वो भी देखें ध्यान से। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा हाइपोथेसिस दिया। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, जब मेरे मुंह से पार्टिकल निकल रहा है तो इसका मतलब मास है उसके पास। कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं जो ड्यूअल नेचर शो करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर वो ड्यूअल नेचर शो करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो ड्यूअल नेचर शो करते हैं, अब यहां पे ये मतलब हुआ कि ड्यूअल नेचर शो करने का मतलब समझो आप ध्यान से। मतलब ये हुआ कि पार्टिकल तो है, ये मास वाला नेचर तो है, ये पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर है, और उसके साथ साथ वेव नेचर भी है। उसके साथ साथ इनके पास वेव नेचर भी है। ये होता है ड्यूअल नेचर। तो कहा यह जाता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके पास पार्टिकल नेचर तो होता ही है, मास होने के कारण पार्टिकल हैं तो पार्टिकल नेचर तो होगा ही होगा, लेकिन वेव नेचर भी होगा। मेरे कहने का मतलब वेव नहीं बन जाएगा, ये वेव का नेचर शो करेगा। वेव का नेचर जैसे आपने सुना होगा, इंटरफेरेंस वेव करती हैं आपस में, डिफ्रैक्शन वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था आपने, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, तो वो सब प्रॉपर्टी भी इनके पास, ऐसे पार्टिकल के पास पाई जाए। तो ड्यूअल नेचर का मतलब हो गया कि पार्टिकल तो है ही है, वो पार्टिकल तो है ही है क्योंकि वो मास है, मास वाली चीज है, लेकिन वो वेव का नेचर भी शो करता है। बार बार रिपीट कर रहा हूं, वेव नहीं बन गया, वो वेव का नेचर शो कर रहा है। तो इस तरह के नेचर को हम कहते हैं ड्यूअल नेचर, डबल नेचर, दोहरा चरित्र, डबल कैरेक्टर। दिस इज कॉल्ड ड्यूअल नेचर। याद रखना, ड्यूअल नेचर का मतलब फिर से रिपीट करूंगा कि पार्टिकल है लेकिन वो वेव का नेचर शो कर रहा है, वेव नहीं बन गया। आप ये मत समझना वेव बन गया, वेव कैसे बन जाएगा? पार्टिकल मास वाली चीज वेव कैसे बन जाएगी? वेव का नेचर शो करता है, वेव नहीं बनता, वेव का नेचर आ जाता है उसके आगे। समझ में? इसे कहते हैं ड्यूअल नेचर, राइट? अब जरा सुनना ध्यान से। तो डी ब्रॉगली, ये सब बातें डी ब्रॉगली ने बताई थी। तो डी ब्रॉगली ने कहा ऐसा पार्टिकल जिसके पास वेव नेचर भी हो, तो ऐसे वेव को मैटर वेव कहते हैं। Such type of wave is called matter wave, या उन्होंने कहा मेरे नाम पे रख दो डी ब्रॉगली वेव। ऐसे वेव को हम मैटर वेव भी कहते हैं और डी ब्रॉगली वेव भी कहते हैं। वैसा वेव, फिर से मैं बोलूंगा, वेव नहीं है, ये पार्टिकल वेव नहीं बन सकता। मास वाली चीज कभी वेव बन ही नहीं सकती, बस नेचर उसका वेव का हो जाता है, वेव जैसी प्रॉपर्टी इसमें शो होने लगती है। तो ऐसे पार्टिकल को हम ड्यूअल नेचर वाले पार्टिकल कहते हैं, और ऐसे वेव को हम मैटर वेव कहते हैं, डी ब्रॉगली वेव कहते हैं। और ऐसे वेव का जो वेवलेंथ होगा इसे हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। ऐसे वेव के वेवलेंथ को हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं, इसे हम लैम्डा से इंडिकेट कर सकते हैं। ये है कॉन्सेप्ट, ये है डी ब्रॉगली वेव, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो ड्यूअल नेचर का मतलब समझ में आ गया, होगा पार्टिकल बट नेचर वेव का होगा पार्टिकल, वेव का नेचर वही जैसे आपने पढ़ा था वेव ऑप्टिक्स में, इंटरफेरेंस होना, रिफ्रैक्शन होना, पोलराइजेशन होना, वो सब ये पार्टिकल शो करता है। अब जब आपने ये देख लिया, सारा कुछ आपने समझ लिया, तो अब कुछ फॉर्मूले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो आपको याद रखना है। वो फॉर्मूले हैं, ध्यान से देखना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बहुत सारे फॉर्मूले बताने जा रहा हूं, सुनो। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जब मैंने बोला डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो समझ जाना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो समझ जाना वो वेवलेंथ वेव का नहीं है, वो वेवलेंथ एक पार्टिकल का है जो वेव जैसा नेचर शो कर रहा है। तो इस वेवलेंथ के कई सारे फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला h/p, p फॉर मोमेंटम, h फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। दूसरा फॉर्मूला, अगर p को मैं खोल दूं, मास इनटू वेलोसिटी। तीसरा फॉर्मूला, ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से सुनना। एक 11th क्लास में थे तो एक फॉर्मूला पढ़ना था, एक तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता था 12mv², और एक फॉर्मूला मोमेंटम के फॉर्म में होता है p²/2m। आप p को अगर mv रखो, देखो यही बन जाएगा। तो यहां से अगर अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो p² आ गया 2m × ke, और यहां पे p को अंडर रूट लगा दूं तो ये बन गया 2m × ke।
तो मेरे कहने का मतलब ये था, इतने दूर मैं ये समझा रहा था कि मैं P को हटाकर अब ये भी लिख सकता हूं, जो P है इसको हटा के मैं 2 इंटू एम इंटू के ई भी लिख सकता हूं। तो ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सब का सब डी ब्रॉगली वेवलेंथ का है, मतलब ऐसे पार्टिकल का है। पार्टिकल है तभी तो फॉर्मूले में मास आ रहा है, पार्टिकल नहीं होता, वेव होता तो फॉर्मूले में मास कहां से आ जाता। तो ये सारे फॉर्मूले ऐसे पार्टिकल्स के हैं जो वेव तो नहीं है बट वेव का नेचर शो करते हैं, ड्यूअल नेचर वाले पार्टिकल के हैं। फिर जब आप 12th में स्टार्टिंग में थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकंड चैप्टर में, तो मैंने पढ़ाया था और पिछले क्लास में भी बताया था कि अगर कोई चार्ज है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला Q इंटू वी भी होता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये सब तो होता ही होता है, एक और फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू वोल्टेज। तो उस पैटर्न पे अगर हम आ जाएं तो H अपॉन अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू क्यू इंटू वी। यस, तो ये चारों के चारों फॉर्मूले याद रखना बेटा, ये चारों के चारों फॉर्मूले जो आप देख रहे हो ये सब के सब डी ब्रॉगली वेवलेंथ के, इन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं। बस इतना याद करो, फिनिश। यही है इस टॉपिक में, चारों फॉर्मूले, मोमेंटम फॉर्म, वेलोसिटी फॉर्म, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म, वोल्टेज फॉर्म, सबका अपना फॉर्म है। मोमेंटम फॉर्म, वेलोसिटी फॉर्म, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म और वोल्टेज फॉर्म। अब आप बोलोगे सर अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई आपसे पूछ दे कि भाई डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ग्राफ मोमेंटम के साथ बताओ, या वेलोसिटी के साथ बताओ, या काइनेटिक एनर्जी के साथ बताओ, या वोल्टेज के साथ बताओ, सब कैसे बनेगा? सब इनवर्सली, मोमेंटम इनवर्सली, वेलोसिटी इनवर्सली, काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली, वोल्टेज इनवर्सली, चारों में से किसी के साथ पूछे यूं खींच देना ग्राफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। लेकिन किसी ने बोला कि भाई डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ग्राफ 1 अपॉन रूट वोल्टेज के साथ बताओ। वोल्टेज के साथ नहीं बताओ, पूरे 1 अपॉन वोल्टेज, वोल्टेज के साथ तो इनवर्सली है, लेकिन 1 अपॉन वोल्टेज के साथ बोलूंगा तो बिल्कुल डायरेक्टली जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली है, 1 अपॉन वोल्टेज के साथ डायरेक्टली। तो पेपर में आते हैं एमसीक्यूज वगैरह। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जैसे ही मैंने बोला कि भाई इस पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालो, समझ जाना वो पार्टिकल ड्यूअल नेचर शो करने वाला है। इस पेन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालो, समझ जाना ये पेन ड्यूअल नेचर शो करने वाला है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ उसी पार्टिकल का होता है। फिर उसे बोलूंगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वेवलेंथ वेव का नहीं है, यहां ऐसे पार्टिकल का है जो ड्यूअल नेचर शो कर रहा है। ये मत समझना वेवलेंथ वेव का है, वेव का वेवलेंथ तो होता ही है, बट ये प्योर वेव नहीं है, ये पार्टिकल है जो वेव नेचर शो करता है। और इस वेवलेंथ के 4 फॉर्मूले, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब जब आपने इतना देख लिया है तो अब मैं जरा इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपैंड करूंगा, और ध्यान से देखना, बहुत अच्छा टॉपिक है आज। ये चारों फॉर्मूले याद रखना, बिल्कुल लर्न किए रहना। अब जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल है, एग्जांपल से पहले मैं आपको कुछ बातें और बता दूं। प्रोटॉन का मास m अगर मानोगे और प्रोटॉन का चार्ज अगर q मानोगे, देखो क्वेश्चंस देखो कैसे आते हैं। तो एक पार्टिकल होता है ड्यूट्रॉन, इसका मास प्रोटॉन का डबल होता है, चार्ज प्रोटॉन के बराबर होता है, P फॉर प्रोटॉन, D फॉर ड्यूट्रॉन। और एक चार्ज पार्टिकल होता है अल्फा। अल्फा अगर मैं बोलूं तो प्रोटॉन का मास 4 टाइम्स हो जाता है और चार्ज जो होता है वो डबल हो जाता है प्रोटॉन का। ये प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा, ये सब चीज आते हैं पेपर में। आप बोलोगे सर कैसे सवाल आएंगे इसके ऊपर, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पहला आया कि कंपेयर द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, कंपेयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, देखना बच्चे ध्यान से, कंपेयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसका, वो भी सुन लो, ऑफ ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ऑफ ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। अब जरा सुनिएगा क्वेश्चन ध्यान से। उसने बोला भाई डी ब्रॉगली वेवलेंथ कंपेयर करना है, आपने कहा किसका, मैंने कहा कंपेयर करो डी ब्रॉगली वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल का और ड्यूट्रॉन का। पहले केस में अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है, अच्छा पहले केस में जब उनकी वेलोसिटी सेम है, उनकी वेलोसिटी सेम है तब कंपेयर करो ड्यूट्रॉन का और अल्फा का। तो बोलोगे सर वेलोसिटी अगर सेम रख के देखोगे, अगर v सेम कर दोगे सर, तो h तो कांस्टेंट है ही पहले से, और v भी सेम हो गया, तो उस केस में डी ब्रॉगली वेवलेंथ मास के इनवर्सली हो जाएगा।
ऑब्वियसली अगर दोनों का भी हम सेम कर दें तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ साफ दिख रहा है, मास के इनवर्सली हो। मास के इनवर्सली का मतलब ये हो गया सर कि अगर लैम्डा ऑफ अल्फा लिखा जाए और लैम्डा ऑफ प्रोटॉन ड्यूट्रॉन लिखा जाए तो मास के इनवर्सली तो उल्टा हो जाएगा, मास ऑफ ड्यूट्रॉन ऊपर चला जाएगा, मास ऑफ अल्फा नीचे आ जाएगा। क्या पेपर में आया? दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ कंपेयर कीजिए, ड्यूट्रॉन प्रोटॉन अल्फा किसी का दे देगा और एक शर्त लगा देगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है दोनों का, तो जब v सेम होगा तो मास के इनवर्सली, मास की इनवर्सली का मतलब रेशियो में उल्टा हो जाएगा, यहां लैम्डा अल्फा का लेंगे ड्यूट्रॉन का लेंगे तो मास ऊपर चला जाएगा। अब ड्यूट्रॉन का मास अभी उधर दिखा है मैंने, प्रोटॉन के मल्टीपल में ये 2m होता है और ये 4m होता है, कट गया, आंसर आ गया 1:2। खत्म, फिनिश। फिर इसने कहा, अब देखो, अब ध्यान से देखो इसी सवाल में, अब इसने कहा बेटा ये तो v सेम था तब आंसर आया, अब इसने कहा रिपीट करो क्वेश्चन को, रिपीट करो भाई, सेकंड क्वेश्चन करो। अब उसने कहा इफ काइनेटिक एनर्जी सेम, अगर दोनों की अब काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाए तो इस सवाल को कैसे करेंगे? तो जब काइनेटिक एनर्जी सेम है तो अब यहां आ जाएंगे, यही सब पेपर में आना है और कुछ नहीं आना है, ध्यान रखना। अब के सेम है तो अगर के को सेम करके देखा जाए तो लैम्डा मास के फिर इनवर्सली है बट रूट के साथ है, तो अब लैम्डा मास के इनवर्सली है बट विद रूट है। देखो ना फॉर्मूले से साफ दिख रहा है, तो अभी भी इनवर्सली बट रूट आ गया फॉर्मूले में। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, लैम्डा ऑफ अल्फा अपॉन लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू, आराम से देखना, मास ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा। अब ड्यूट्रॉन का मास आप अच्छे से जानते हो, प्रोटॉन के मल्टीपल में डबल और अल्फा का प्रोटॉन के मल्टीपल में 4, इसका आंसर आ गया 1/√2। फिनिश। अगर ऐसा काइनेटिक सेम देकर पूछे 1/√2। अब यहां पर पहले हमने v सेम करके पूछा, फिर हमने k सेम करके पूछा, अब एक ही चीज पूछ रहे हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ अल्फा और ड्यूट्रॉन, ये सब अल्फा ड्यूट्रॉन पार्टिकल हैं, लेकिन अगर मैं इनका डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये हो गया कि ड्यूअल नेचर शो कर रहा है। अब क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, अब मैं बोल रहा हूं इसका सी पार्ट। अब उसने बोला कि नहीं, दोनों को एक ही पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया है, यानी कि अब मैं बोल रहा हूं वोल्टेज सेम है, यही सब पेपर में आएगा, बहुत इजी चैप्टर है। अब उन्होंने कहा वोल्टेज सेम है बेटा, तो अगर v सेम होगा तो एस तो कांस्टेंट है ही है, तो उस केस में जो लैम्डा होगा वो अंडर रूट मास और चार्ज दोनों पे डिपेंड करेगा, यहां पे मास और चार्ज दोनों आ जाएगा। तो बोलोगे सर अगर ऐसा है, हाँ बिल्कुल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, लैम्डा ऑफ अल्फा अपॉन लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू अंडर रूट मास ऑफ ड्यूट्रॉन चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन मास ऑफ अल्फा चार्ज ऑफ अल्फा। मास ऑफ ड्यूट्रॉन अभी हमने पढ़ाई रखा था, प्रोटॉन का डबल चार्ज सब प्रोटॉन के मल्टीपल में लिखा जाता है, क्यू, अल्फा का प्रोटॉन का मास 4 टाइम्स और ये 2q। मुझे लगता है सब कट गया, इसका आंसर आ गया 1/2। कैसे 1/2? चार्ज कट गया, मास कट गया, 2 कट गया, 1/4 1/2। एक ही सवाल था कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ कंपेयर करो अल्फा और ड्यूट्रॉन का, कभी v फिक्स कर दिया, कभी काइनेटिक एनर्जी फिक्स कर दिया, कभी वोल्टेज फिक्स। हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आता ही आता है पेपर में। आज जब आपने ये सब देख लिया है तो अब हम ध्यान से देखना, ऊपर के फॉर्मूले को मैं नहीं हटा रहा हूं इसलिए कि इसी पे क्वेश्चंस करा रहा हूं, ये रहने दे रहा हूं, छोड़ रहा हूं। अब देखना ध्यान से, अब ये एग्जांपल आया, सुनना एग्जांपल क्या है, स्पेशली फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर वो इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर शो कर रहा है, सोचने वाली बात है, फॉर्मूला बना रहा हूं सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए और किसी के लिए नहीं, ओनली इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन का मास एवरीबॉडी नोज 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑल्सो एवरीबॉडी नोज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर मैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ये वाला फॉर्मूला उठाऊं, h अपॉन अंडर रूट 2m⁴v, और ये इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं लगाऊं तो मास पता है, चार्ज पता है, h पता है, तो जब सॉल्व किया गया तो एक फॉर्मूला बन गया 12.27 अपॉन रूट v एंगस्ट्रॉम। बस अब बोलोगे सब कैसे आया,
जब आप सारी वैल्यू रखोगे ना बेटा, जब आप मास की वैल्यू रखोगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू रखोगे, प्लैंक्स कांस्टेंट की रखोगे, तो 12.27 इंटू 10 टू द पावर -10 आ जाता है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगा सकते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। कब? जब वोल्टेज देकर पूछे। ओनली इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेशल फॉर्मूला है और किसी के लिए नहीं है ये। कौन से फॉर्म में? वोल्टेज के फॉर्म। अब आया पेपर में कि इलेक्ट्रॉन को 54 वोल्ट से एक्सीलरेट कर दिया गया है, 54 वोल्ट से। तो बताओ उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ। कुछ नहीं करना, यहां लाकर 54 रख। अभी आया था 2 साल पहले कि 81 वोल्ट से एक्सीलरेट किया गया, 81 वोल्ट से। तो रूट 81 हटाओगे तो 9 आ जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने का, जब वोल्टेज के टर्म में पूछे। ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए बना है और किसी के लिए नहीं है। बाकी सबके लिए तो ये सब है, ये कॉमन फॉर्म। अब आप बोलोगे सर ये क्लियर हो गया है, सारे डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे क्वेश्चंस हो रहे हैं, ध्यान से देखते रहना। अब आया कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। दो पार्टिकल हैं ए और बी, दोनों ड्यूअल नेचर शो कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। लैम्डा और 1/v के साथ, मैंने कहा था ना v के साथ इनवर्सली, लेकिन 1 वोल्टेज के साथ डायरेक्टली। दो अलग अलग पार्टिकल्स हैं ए और बी, और ये दोनों पार्टिकल बेटा ड्यूअल नेचर शो कर रहे हैं। ए भी शो कर रहे हैं और बी भी कर रहा है। तो आपको बताना है कंपेयर मास ऑफ, यू हैव टू कंपेयर मास ऑफ पार्टिकल ए एंड बी। ध्यान से पढ़ लो, पेपर में यही सब मिलने वाला है आपको। अब आपसे पूछा गया कि ए और बी का मास कंपेयर करो, कौन हल्का है कौन भारी है ये बताओ। और ये एक बार नहीं, ऐसी बात कई बार हो चुकी है हमारे बीच कि ग्राफ का सवाल सिर्फ स्लोप से होता है। ग्राफ के सवाल को सिर्फ हम स्लोप से कर सकते हैं, और ग्राफ के सवाल में हमेशा कंपैरिजन आता है, कोई वैल्यू निकालने को नहीं आता। तो और मैंने ये भी पढ़ाया था कि स्लोप निकालने के दो फॉर्मूले हैं, उसमें से एक फॉर्मूला है y/x और दूसरा फॉर्मूला है tan थीटा। दो ही फॉर्मूले तो होते हैं स्लोप के। तो सबसे पहले हम स्लोप की बात करते हैं, स्लोप y/x से देखते हैं। ध्यान से देखना, तो y पे है आपका लैम्डा और x पे है आपका 1/√v, यानी स्लोप हो गया लैम्डा अपॉन 1/√v। क्लियर? अब हम बात करते हैं बेटा लैम्डा का। लैम्डा ऊपर चला जाएगा तो कितना बन गया? लैम्डा इंटू √v। लैम्डा का फॉर्मूला वोल्टेज के टर्म में ये है। अब इसको लैम्डा का फॉर्मूला ये उठा के यहां रख दो, h/√2m3v इंटू √v। लैम्डा का ये वाला फॉर्मूला उठा के रख दिया मैंने यहां पर। देखते हैं स्लोप दे क्या रहा है, स्लोप देना क्या चाह रहा है, अभी आगे बढ़ते रहो। अब ये √v हो गया कैंसिल। ये कैंसिल होने के बाद बन गया बेटा h/√2m3। अच्छा, पता चल गया, मुझे मास तक पहुंचना था, मास तक हम पहुंच गए। साफ दिख गया कि सर यहाँ पे जो स्लोप आया वो मास के इनवर्सली आया। सर ये क्लियर हो गया कि स्लोप मास के इनवर्सली। ओके, मास के इनवर्सली आया। पहले ग्राफ के सवाल में ये पता करते हैं कि स्लोप देगा क्या। y/x से ऊपर चला गया, लैम्डा की वैल्यू पुट करो, स्लोप साफ दिखा मास के इनवर्सली, क्लियर दिख गया। अब स्लोप का दूसरा फॉर्मूला उठाओ, tan थीटा वाला। ये थीटा होता है, ये थीटा होता है। इससे साफ दिख रहा है कि थीटा बी वाला ज्यादा बना रहा है, ए वाला कम बना रहा है। तो इससे ये पता चला कि स्लोप जो है ना सर, वो बी वाले का ज्यादा है मटेरियल का एज कंपेयर टू ए। और यहां स्लोप मास के इनवर्सली आ रहा है, तो इसका मतलब जिसका स्लोप ज्यादा मिल रहा है उसका मास कम हो गया, यानी ए का मास ज्यादा है, बी का मास कम है। यस। ग्राफ का सवाल कभी भी आए, मैं हमेशा 11th के बच्चों को भी बोलता हूं, आप लोगों को भी बोल रहा हूं कि ग्राफ के सवाल में पहले ये पता किया करो कि स्लोप आखिर ग्राफ का देगा क्या। वो y/x से अपने आप निकालोगे ना, तो जो पूछ रहा है उससे रिलेशन बन जाएगा, स्लोप का अपने आप बन जाएगा, डायरेक्टली इनवर्सली का कुछ एक बनेगा। फिर ये पता क्या करो कि स्लोप ज्यादा किसका कम, वो थीटा के थ्रू, फिर अपने आप कंपैरिजन हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हो सब के सब डी ब्रॉगली पे हो रहे हैं, क्योंकि टॉपिक ही डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। समझ में आ गया ये सारा?
अब आप इस बात को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। अब ये क्वेश्चन आया बेटा कि आपको याद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद तो बहुत रहता है आप लोगों को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लाइट गिराते थे और इलेक्ट्रॉन बाहर आता था, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एक मिनट, अब यहां पे क्या है पॉइंट सुनना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम जो लाइट गिरा रहे हैं उसकी वेवलेंथ लैम्डा है। सुनना, अच्छे सुनना। और जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी भी वेवलेंथ लैम्डा ही है। अब बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्यों, आपको पढ़ा चुका हूं। अब मैं कल अगर बोलता कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालते हो तो आप बोलते सर या तो पागल हो गए या पढ़ाने नहीं आता आपको। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कहां से होगी, जिसके पास मास है उसके पास वेवलेंथ कहां से। लेकिन अब आप सीख गए हो कि हाँ ड्यूअल नेचर के कारण इलेक्ट्रॉन का भी वेवलेंथ होगा। तो अब ये क्वेश्चन क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम जो लाइट गिरा रहे बेटा उसकी भी वेवलेंथ लैम्डा है, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया उसकी भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा ही है। पूछना क्या चाह रहा है सुनो, हमने जो लाइट गिराई उसकी एनर्जी ई है और जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी के ई है। काइनेटिक एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन की होती है। भाई पूछना क्या चाह रहे हैं, पूछना ये चाह रहे हैं कि लाइट की जो एनर्जी है और जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है उसका रेशियो क्या होगा। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और अगर गिरने वाली लाइट की वेवलेंथ और जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी वेवलेंथ ड्यूअल नेचर होने के कारण वो सेम, तो बोलोगे सर हमने आपको फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था कि गिरने वाली लाइट की एनर्जी होती है एच सी बाई लैम्डा, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो शो करता है उसके लैम्डा के कई फॉर्मूले हैं, उसमें से ये वाला फॉर्मूला भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ को लिख सकते हैं एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू के। ये इलेक्ट्रॉन का, ये लाइट का। इलेक्ट्रॉन का क्यों, ड्यूअल नेचर होने की वजह से। अब यहां से थोड़ा सा ब्रेन लगाओ, यहां से लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m इंटू के। मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। के को अलग कर लो यहां से बेटा, के को अलग कर लोगे तो आ जाएगा एच स्क्वायर बाई 2m इंटू लैम्डा स्क्वायर। अब हमारे पास एनर्जी ऑफ लाइट है ही पहले से, काइनेटिक एनर्जी को भी हमने अलग करके निकाल दिया। हमें निकालना क्या है, दोनों का रेशियो। तो अब दोनों का रेशियो बहुत सिंपली तरीके से निकाल देंगे। ई अपॉन के ई निकालना है, आराम से सुनो, ई अपॉन के ई निकालना है तो एच सी बाई लैम्डा अपॉन एच स्क्वायर बाई 2m लैम्डा स्क्वायर। बोलोगे सर यहां तक तो आ गया। अब यहां तक जब आ गया आपका बेटा तो अब आप ध्यान से देखना, अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। बोलोगे सर, देखना आप ध्यान से, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो E अपॉन के एच सी बाई लैम्डा इंटू ये ऊपर चला गया 2m लैम्डा स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। और जब काट कूट करोगे तो काटने के बाद बचेगा 2mc लैम्डा बाई एच। फिनिश। 2 मास स्पीड वेवलेंथ बाई एच। कुछ भी नहीं था इस सवाल में। गिरने वाली लाइट की एनर्जी एच सी बाई लैम्डा, और इलेक्ट्रॉन जो निकला उसका भी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो लाइट के ही वेवलेंथ के बराबर है, तो वहां भी लैम्डा को यहां से के ही निकाल दो और दोनों को फिर डिवाइड करो। फिनिश, वेरी सिंपल। अब यहां पर कुछ नए क्वेश्चंस देखते हैं। क्या क्वेश्चन है जरा सुनो। अब क्वेश्चन यहां पे ये आया कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, अगर उसमें जो वर्क फंक्शन है, याद करो वर्क फंक्शन मैंने पढ़ाया था, मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है सरफेस की इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए, उसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं। बोल क्या रहा है कि अगर जो सरफेस है उसका वर्क फंक्शन 0 हो जाए और गिरने वाली लाइट की एनर्जी गिवन है, गिरने वाली लाइट की एनर्जी E इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, जो लाइट हमने गिराया उसकी एनर्जी E है। तो पूछा क्या है, फाइंड
डी ब्रॉगली, फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इमिटेड, जो इलेक्ट्रॉन निकला, इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले तो हम ये आपको बताएंगे, तो हमने आपको पढ़ाया था कि आइंस्टाइन का इक्वेशन कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के। फाई नॉट जीरो लेने बोल रहा है, कोई बात नहीं, ले लेते हैं। E बराबर के, यानी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और गिरने वाली लाइट की एनर्जी सेम है। अब बोलोगे सर डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आपने पढ़ाया था, H अपॉन अंडर रूट 2m इंटू के, और के किसके बराबर आ गया, E के बराबर, तो H लैम्डा इज इक्वल टू H अंडर रूट 2m इंटू E, के हटकर E आ जाएगा, फिनिश। के E क्यों आया, क्योंकि वर्क फंक्शन 0 है, फॉर्मूला वही है, बस के को जगह के यहाँ पे E आ गया क्योंकि E गिवन था। क्लियर है? अब यहां पर एक एग्जांपल है, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, ध्यान से सुनना, एक पार्टिकल है, इसका मास हमें नहीं पता, मान लो m डैश, मान लो मास ऑफ पार्टिकल, m डैश इज द मास ऑफ पार्टिकल, और v डैश मान लो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, लैम्डा डैश मान लो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, जिसका मैंने डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोल दिया, समझ जाना कि वो ड्यूअल नेचर शो कर रहा है, एबीसीडी जो भी हो। एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, ई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन क्या है समझना है, क्वेश्चन ये है कि दो चीज हैं, एक तो पार्टिकल है और एक इलेक्ट्रॉन है, और दोनों ड्यूअल नेचर शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो कर ही रहा है, पार्टिकल भी कर रहा है, और उसने बोला है कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का थ्राइस है। ये नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में गिवन है कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो थ्राइस है, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो पार्टिकल जो है उसकी स्पीड इलेक्ट्रॉन की स्पीड का 3 गुना है। तो पूछा क्या है, पूछा है मास ऑफ द पार्टिकल, और एक और चीज बोला है इसमें कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी दोनों का सेम है, ये भी उसने बोला है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी सेम है। तो वो आखिर मास ऑफ जो पार्टिकल है वो है क्या, कितना मास है, दो चीज दिया हुआ है, एक तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, और दूसरी चीज क्या गिवन है कि उस पार्टिकल की वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की साइज। तो बोलोगे सर इसको हम आराम से कर सकते हैं, इसको बस थोड़ा सा सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना है। अब आप बोलो थोड़ा सा ये सोचना है, इसमें ध्यान से देखना। सबसे पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, क्योंकि वेलोसिटी की बात की है, 4 फॉर्म होते थे ना, तो 4 में से आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्म उठाएं। यहां वेलोसिटी की बात की है तो वेलोसिटी वाला फॉर्म उठाएंगे, और वेलोसिटी वाला फॉर्म था h अपॉन mv। अगर इलेक्ट्रॉन का ले रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का लेंगे, और अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम पार्टिकल का ले रहे हैं बेटा तो h अपॉन m डैश d डैश। ये पॉइंट समझना है। अब क्या बोल रहा है कि दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, जो पार्टिकल का है वही बोल रहा है इलेक्ट्रॉन का है, तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा। क्वेश्चन ये तो है कि दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, तो दोनों का लैम्डा सेम कर दिया। अब क्या लैम्डा डैश है, सोचने वाली बात है, h अपॉन m डैश d डैश, उधर h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैम्डा को सेम कर दिया। जो बोल रहा था हम वही कर रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे नया। h कैंसिल हो गया, m डैश इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन स्पीड ऑफ पार्टिकल। मैंने क्या किया, m डैश को अलग कर लिया।
अब यहां पे देखने वाली बात है m डैश इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये भी यूज कर लो कि जो पार्टिकल की स्पीड है वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड की थ्राइस है। तो ये कट गया और ये आ गया इलेक्ट्रॉन के मास का 1/3। केजी में लिखने का मन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 अपॉन 3 kg। ये उस पार्टिकल का क्या सेम था, दोनों का वेवलेंथ और स्पीड प्राइस था। इक्वेट कर दो, वेलोसिटी वाला फॉर्मूला उठा लो, आ जाए। ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में, आते हैं ऐसे सवाल। अब एक लास्ट टॉपिक कराते हैं और एंड करते हैं इसको। एक एग्जांपल है, क्या लैंग्वेज आता है जरा सुनो, ध्यान से सुनना। शो दैट in photoelectric effect, so that in photoelectric effect the incident photon will transfer total momentum, जो लाइट गिराएंगे वो अपना टोटल मोमेंटम ट्रांसफर कर देगा टू इलेक्ट्रॉन। ये प्रूव करना है कि प्रूव करो कि जब लाइट गिरती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, तो लाइट अपना पूरा का पूरा मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। तो बोलोगे सर सबसे पहले तो जरा पीछे वाली क्लास में आते हैं, वीडियो में आते हैं, उससे पहले ही वीडियो में आते हैं। मैंने पढ़ाया था आपको मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन मासलेस है, इसका मोमेंटम मैंने कहा था, देखो mv नहीं होता, यहाँ का E/c होता है, पिछले वीडियो में देखना। फोटोन तो मासलेस है, तो उसका मोमेंटम मैंने पढ़ाया था E/c। E का मतलब होता है hc/λ इंटू c, c कट गया, h/λ। इक्वेशन नंबर 1, ये मोमेंटम हो गया फोटोन का जो गिरा सरफेस पे। अब हम आते हैं बेटा फॉर इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर शो कर रहा है, तो उसको हम लैम्डा लिख सकते हैं h/p। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर शो करता है, पता ही आप, तो उसके वेवलेंथ को हम h/p लिख सकते हैं चार फॉर्म में से। यहां से p क्या निकल के आ गया, h/λ। ये p का मतलब हो गया मोमेंटम, ये मोमेंटम किसका हो गया, इलेक्ट्रॉन का। कितना आया बेटा, h/λ। बोलोगे सर एक चीज समझ में आ गया, मोमेंटम फोटोन का भी उतना ही आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का भी इतना ही आ रहा है। इसका मतलब तो मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन and emitted photoelectrons are same आया ना। देखो जो मोमेंटम फोटोन का आया वही मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का आया, और मोमेंटम सेम का मतलब यही हुआ, तो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर। तो हम टोटल मोमेंटम, ये तो प्रूव करना था, टोटल मोमेंटम ट्रांसफर हो गया। टोटल मोमेंटम किसको ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन। ये प्रूव करना था कि टोटल मोमेंटम ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर। बहुत सिंपल, फट से हम करके। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हमने आज देखे, समझ में आ गया सबको। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के थे, 4 फॉर्मूले लर्न करने हैं बस, इससे बाहर कुछ नहीं आता। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे बच्चे, एक नए चैप्टर के साथ आएंगे, एटम। आप वीडियो को देखना, रिवाइज करना और वीडियो को आगे भी शेयर कर देना। ओके, थैंक यू, टेक केयर।